बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। आज हम देखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, फिर हम देखेंगे कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, फिर हम आएंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पे। तो इंशाल्लाह हलवा हो जाएगा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। देखिए, हमारे पास ये क्या है, अर्थ है, अर्थ है और अर्थ के गिर्द सर्टेन रीजन में ये हमारे पास क्या है, ये कोई भी फील्ड है। ये क्या है, कोई भी क्या, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि वो इस फील्ड के रीजन से बाहर है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आ जाए तो इस पे क्या होगी, एक अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, यानी जमीन इसको अपनी तरफ खींचेगी। ऐसे ही है F = G m1m2/r²। वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दो मैसेज के दरमियान ही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जमीन क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जब इस अर्थ की फील्ड में आया है तो इस पे एक अट्रैक्शन की फोर्स लगी है। तो ये जो स्पेस या रीजन होता है कि जहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आए तो वो फोर्स महसूस करेगा, ऐसे स्पेस या रीजन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ in which it can exert its gravitational force on other bodies is called gravitational field। तो ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। ठीक है, फिर हमने इसी चीज को प्रूव करना है। अब देखिए, कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड होती है कि जिसमें बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो मर्जी पाथ चूज करे, हमेशा जो उसका वर्क डन है वो कांस्टेंट आएगा, वो सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहां पर इंसान है, एक बंदा है यहां पर। ठीक है, अब इस बंदे ने पॉइंट ए से बी तक जाना है। अब इसके पास वैसे तो इनफाइनाइट उसके पास रास्ते हैं, जो मर्जी रास्ता चूज करे। अब फॉर एग्जांपल इसके पास 3 रास्ते हैं। अब एक रास्ता तो ये कि यहां से ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, पॉइंट बी पर पहुंच जाए। एक इसके पास रास्ता ये यहां से इधर जाए, फिर यहां से इधर जाए, फिर पॉइंट बी पर पहुंचे। पहुंचना इसने बी पॉइंट तक है। एक रास्ता इसके पास यहां से इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर पॉइंट बी पर पहुंच जाए। ऐसे ही तो 3 इसके पास रास्ते हैं। अब सोचा जाए तो ये वाला रास्ता ज्यादा है, ये भी रास्ता ज्यादा है, ये वाला रास्ता कम है, तो वर्क डन चेंज आना चाहिए। वर्क डन क्या होने चाहिए, चेंज आने चाहिए। लेकिन अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हो तो अगर ये इस पाथ से जाए तब भी वर्क डन वही आएगा, अगर ये इस पाथ से जाए तब भी वर्क डन वही आएगा, अगर ये इस पाथ से जाए तब भी वर्क डन वही आएगा। तो ऐसी फील्ड है कि जिसमें जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब जहां से जाना है और जहां पे जाना है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। बाकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मर्जी पास से जाए, इस पास से जाए या इस पास से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वर्क डन सेम आएगा। और वो चीज हम प्रूव भी करेंगे। तो ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख लें, दोनों को ओके हैं। सही है, पहली डेफिनेशन क्या, द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड। दूसरी क्या है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, कि जब भी हम किसी क्लोज पाथ का वर्क डन निकालेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। बस फॉर एग्जांपल एक घर में एक बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा बाहर निकला, पूरे गांव से घूम घाम के दोबारा उस घर में वापस आ गया। कहा कितना वर्क डन हुआ है भाई, जीरो। कंजर्वेटिव फील्ड में उसने मूव किया, एक घर से निकला और पूरे गांव से घूम के उसी घर में वापस आ गया। तो एक उसने क्लोज पाथ कवर किया, जहां से चला था पूरे गांव में घूम के वहीं पर वापस, तो एक क्लोज पाथ में वो उसने वर्क किया। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वो भी क्या है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो होता है। और ये भी हम प्रूव करेंगे, ये भी हम प्रूव करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से प्रूव करते हैं। तो देखिए, एक बंदा है जिसने ए से बी तक जाना है। अब इसके पास 3 पाथ है। एक पाथ तो इसके पास ये है, इसको आप पाथ 1 कह लें, इसको आप क्या कह लें, पाथ 1।
और ये भी क्या हो गया, पाथ 1 हो गया। ठीक है, पाथ 1 क्या है, ADB, ये पाथ 1 है भाई, इस रास्ते से जाएगा। अच्छा मैं कह रहा हूं उसके पास एक और भी रास्ता है, इस रास्ते से क्यों ना चले, यहां पे इधर जाए फिर इधर जाए, इसको आप कह लेंगे कि पाथ 2, इसको भी क्या कह लेंगे, पाथ 2, कि इस रास्ते से जाए। अब एक रास्ता ये है, यहां से ऐसे डायरेक्ट चला जाए, इसको हम क्या कहेंगे, पाथ 3। तो 3 रास्ते हैं, पहले हम पाथ 1 पे वर्क डन निकालेंगे, फिर हम पाथ 2 पे वर्क डन निकालेंगे, फिर हम पाथ 3 पे वर्क डन निकालेंगे। अगर इन तीनों के आंसर सेम आ जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इन कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, तो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 और ये 3 पाथ हो गए। तो पहले हमने वर्क निकालते हैं, वर्क डन कहां पर, ऑन पाथ ADB, मतलब ADB पे वर्क डन निकाले, A से D गया, D से B गया, बताओ कितना वर्क डन हुआ, तो वो चीज देखते हैं। ठीक है, मतलब वर्क कहां पर निकालना है, WADB पे। ठीक हो गया, तो यहां पर देखें WAD पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क AD प्लस वर्क DB, मतलब A से D पहले वर्क निकालेंगे, फिर हम D से B वर्क निकालेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वर्क ADB निकलेगा। A से D पहले वर्क निकाला, फिर D से B वर्क निकाला, फिर इन दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास वर्क ADB निकलेगा, तो AD प्लस DB। ठीक है, अब AD क्या होगा, F डॉट D, वर्क क्या होता है, F डॉट D प्लस F डॉट D, तो ये भी F डॉट D, और ये हाइट, कितनी हाइट तक ये कवर करेगा, इसको आप नाम दे लें H का। ओके हो गया, आप देखते हैं, पहले देखते हैं A से D उसने कितना वर्क किया, A से D तक उसने कितना वर्क किया। तो यहां पर देखें वर्क डन मतलब कितना हुआ, A से D तक, चाहो जब ये वाला A से D तक गया, तो यहां पर देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी जो इसकी वेट की फोर्स है वो, या इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए या वेट की फोर्स है वो किस तरफ लाग रही है, वो डाउनवर्ड है। इसकी वेट की फोर्स किधर है, डाउनवर्ड है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड है। ओके हो गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 का एंगल बन रहा है। तो यहां पर हम फिर क्या लिखेंगे, वेट की फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg, और d, कौन सा d ट्रैक किया, A से लेकर D तक, तो यहां पर हम लिखेंगे AD, A से लेकर D तक, और cos 90 डिग्री, कितना cos यहां पर आया, 90 डिग्री आया। ठीक है, D और F के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब प्लस ये वाला D से B कितना आया, अब D से B में उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट उसका किधर है, अपवर्ड है, और जो उसकी वेट की फोर्स है वो किधर है, डाउनवर्ड है, उसकी वेट की फोर्स किधर है, डाउनवर्ड है। तो वेट की फोर्स से डाउनवर्ड, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, एंगल कितना बना, 180 डिग्री का, एंगल कितना बना, 180 डिग्री का। तो यहां पर हम फिर क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह mg, और d की जगह क्या लिखेंगे, d से b तक, और cos 180 डिग्री। ओके हो गया, तो यहां पर देखना है cos 90 क्या होता है, 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0, प्लस यहां पर देखें cos 180 क्या होता है, -1, cos 180 क्या होता है, -1, और d से लेकर b तक कितनी, हम यहां पर डिस्टेंस, यहां पर हम हाइट ले लेंगे क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, d से लेकर b तक हाइट कितनी है, h है, तो db की जगह हम h लिख लेंगे। ओके हो गया, क्योंकि इतनी हाइट तक वो गया है। तो cos 180 -1 होता है, तो -mgh, तो ये हमारे पास वर्क डन अलोंग ADB कितना आ जाएगा, ADB कितना आ जाएगा, -mgh। ओके हो गया, अब इसी तरह हम ACB के लॉन्ग निकालेंगे, तो देखते हैं वहां भी -mgh आ रहा है, अगर तो वहां भी है -mgh आ रहा है तो हमारा मकसद पूरा। तो वर्क डन अलोंग पाथ ACB, तो वर्क डन
along path ACB। तो ACB के लॉन्ग पर कितना वर्क हो रहा है, फिर से वही वर्क ACB इज इक्वल टू W A से लेकर C तक प्लस W C से लेकर B तक, AC प्लस CB, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ACB का वर्क निकल आएगा। फिर से वही हम करते हैं, इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे, वर्क A से लेकर C तक गया है, तो यहां पर हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि mg, और कहां से गया है, A से लेकर C तक गया है, डिस्प्लेसमेंट उसका A से लेकर C तक है, और कॉज कितना आएगा, कॉज कितना आएगा, ठीक है, इसको हमने यहां से शुरू कर लिया, डायरेक्ट शुरू कर लिया है। कॉज कितना आएगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट उसका अपवर्ड, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसकी वेट की फोर्स यानी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ, एंगल 180 बनेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉज 180 डिग्री प्लस, यहां पर देखें, यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ, और फोर्स, वेट की फोर्स डाउनवर्ड उस पर लग रही है, ऐसे ही है, वेट की फोर्स की डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट उसका आगे की तरफ, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 होगा, तो फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, mg, और कहां से लेकर, C से लेकर B तक, C से लेकर B तक, और cos 90 डिग्री। ओके, हो गया। फिर से इसका क्या आ जाएगा, cos 180 -1 होता है, और A से लेकर C तक मैं फिर से हाइट नहीं ले सकता कि इतनी हाइट तक वो गया है, ऐसे ही है, तो यहां पर हम क्या, cos 180 -1 होता है, तो ये आ जाएगा -mgh, A से लेकर C मैंने h लिख लिया, प्लस cos 90 0 होता है, तो ये सारी टर्म 0, तो 0, तो WADB, और सॉरी ACB कितना निकला, -mgh, मतलब इसमें भी वर्क वही निकला। अब हम देखते हैं वर्क डन अलोंग A से B में कितना निकला, तो वर्क डन अलोंग AB, वर्क डन अलोंग पाथ AB, वर्क डन अलोंग पाथ A से B तक। अब यहां पर देखें, A से B वाला पाथ कौन सा है, ये वाला, अब यहां से ये जाएगा, अब मैं क्या करता हूं, इसको ना थोड़ा बाहर बना लेता हूं, समझने के लिए इस पाथ को मैं थोड़ा बाहर बना लेता हूं। तो यहां पर देखिए, ये पाथ कुछ इस तरह का है, ठीक है, A से B तक, अब ये पाथ कुछ इस तरह का है। अब यहां पर देखिए, मैं क्यों ना इसके x और y स्टेप्स बना लूं, क्योंकि ये पाथ कर्व्ड है, तो इसके मैं क्या करूंगा, x और y एक्सिस बना लूंगा, x और y कंपोनेंट इसके बना लूंगा। क्यों, क्योंकि अगर देखें यहां पर जा रहा है ना बॉडी, तो सिर्फ x कंपोनेंट में है, यहां पर जा रहा है तो सिर्फ y कंपोनेंट में है, ऐसे जा रहा है तो सिर्फ y में है, ऐसे जा रहा है तो सिर्फ x में है, ऐसे ही है ना। लेकिन अब बॉडी ऐसे जा रहा है, मतलब x और y कंपोनेंट दोनों में जा रहा है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे बॉडी जाए तो सिर्फ x कंपोनेंट, ऐसे जाए तो सिर्फ y कंपोनेंट, लेकिन अगर ऐसे जा रहा है तो फिर x में भी मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है, मतलब आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो हम क्यों ना इस कर्व्ड पाथ को x और y कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये यहां से कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक हो गया। तो हमने इसको x और y में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहां पे देखें, जितने इसके x कंपोनेंट है वो सारा वहां पर वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखें, जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ करके आएगा तो फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ, हर x कंपोनेंट के साथ एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स डाउनवर्ड, एंगल 90, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स डाउनवर्ड, एंगल 90, सिर्फ x की बात कर रहा हूं, इधर 90, इधर 90, x कंपोनेंट वाले जितने भी वहां पर x कंपोनेंट का जितना भी वर्क डन है वो सारा 0 हो जाएगा। जैसे यहां पर था, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, एंगल 90, वर्क डन 0। सेम इसी तरह x कंपोनेंट जितने भी हैं इनका वर्क डन 0 हो जाएगा और सिर्फ y का बच जाएगा। y का कैसे बचेगा, इसको आप इस हाइट को आप डेल्टा y1 का नाम दे दें, इसको आप डेल्टा y2 का नाम दे लें, इसी तरह इसको आप डेल्टा yn का नाम दे लें। मतलब n नंबर ऑफ हमने स्टेप्स बनाए हैं, 10 स्टेप बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए। अगर 30 बनाए हैं तो y डेल्टा yn की जगह डेल्टा y30 पुट कर दें, ओके हो गया। तो यहां पर देखिए, सिर्फ हमारे पास y कंपोनेंट बाजेंगे, x पे सारा 0 हो जाएगा। जैसे यहां पर भी 0 हो गया था, यहां पर भी 0 हो गया था, तो सिर्फ y पे आ रहा था, सही है।
अब वाई पे देखें, वाई पे उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड, और फोर्स नीचे यानी एंगल 180 डिग्री, यहाँ पर भी अपवर्ड, फोर्स नीचे एंगल 180 डिग्री। जितने वाई कंपोनेंट हैं इन पे सब पे एंगल 180 डिग्री बन रहा है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ, एंगल 180। तो सिर्फ वाई कंपोनेंट का अलाउंग आप वर्क निकाल लेंगे तो ए से बी का वर्क निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए W इज इक्वल टू, पहले इसका निकाल दे डेल्टा y1 का, तो इसका हम क्या निकालेंगे, mg डेल्टा y1 cos 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल मान रहा है, फोर्स डाउनवर्ड, और डेल्टा y1 ऐसे अपवर्ड, क्योंकि यहां से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्लस फिर इसका निकाले mg डेल्टा y2 cos 180 डिग्री, इसी तरह अप टू सो ऑन, और mg डेल्टा yn cos 180 डिग्री। ठीक हो गया। तो सब के अलॉन्ग डेल्टा y1 के अलॉन्ग वर्क निकाला, फिर डेल्टा y2, फिर डेल्टा y3 के अलॉन्ग हमने वर्क निकाला और उन सब को प्लस कर दिया, तो हमारे पास a से लेकर b तक का वर्क निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए cos 180 क्या होता है, cos 180 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, cos 180 तो क्या होता है, -1 होता है। तो ये सारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पर देखिए cos 180 -1, तो ये हो जाएगा -mg डेल्टा y1, और ये भी -mg डेल y2 अप टू -mg डेल yn। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, -mg कॉमन ले लें, -mg कॉमन आ गया, और अंदर क्या आ गया, डेल y1 प्लस डेल y2 अप टू डेल yn। ठीक है, n नंबर तक हमने डेल y1 2 3 4 5 अप टू n। अब यहां पर देखें डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा yn को क्या मैं सिर्फ h लिख सकता हूं, ये छोटी सी हाइट मिलाएं, ये छोटी सी मिलाएं, ये छोटी सी मिलाएं, ये छोटी सी मिलाएं, ये छोटी सी मिलाएं, तो ये सबको मिलाएं तो एक पूरी वो हाइट नहीं बनती। ऐसे ही ना, यहां से लेकर यहां तक हाइट नहीं बन जाती, जब ये y y y y y y मिलाएं, यहां से लेकर यहां तक हाइट नहीं बनती। ओके, तो इसको सारे को h लिख दें, डेल्टा y1 2 3, इन सबको आप क्या लिख दें, सिंपल h लिख दें। तो W इज इक्वल टू -mgh, और कौन सा W, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक। अब यहां पर देखें, ADB के लॉन्ग क्या है, -mgh, ACB -mgh, AB -mgh, मतलब यहां भी -mgh, यहां भी -mgh, यहां भी -mgh, तीनों पाथ के लॉन्ग -mgh। तो यही तो कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड में कि द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलो, किसी भी पाथ से जाएं वर्क डन वही आएगा, किसी भी पाथ से जाएं। तो ये हमारे पास होता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर आपसे नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0, हमारा डस्टर कहाँ गया, ये है, और डस्टर नहीं कपड़ा हमारा। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्लोज, हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट खींचे अगर खींचना चाह रहे हैं तो ओके हो गया। अगर आपसे क्या कहा जाए कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ 0, तो इसको प्रूव करें। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0, प्रूव करें। तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0। तो देखते हैं किस तरह से 0 आएगा। ठीक है, यहां पर क्लोज पाथ कौन सा बन रहा है, W A D, A से D, D से B, B से दोबारा A, A D B A। गौर से सुनना है, A से D गए, D से B गए, अब B से A आ रहे हैं, A से B नहीं जा रहे, B से A आ रहे हैं, A से D गए, D से B गए, B से A आ रहे हैं, तो एक क्लोज पाथ। देखिए इसका वर्क कितना आता है, A से D तक, इसका हम कैसे निकालें, वर्क A से D प्लस वर्क D से B प्लस वर्क B से A, इन तीनों का यहां से यहां का निकालेंगे, यहां से यहां का निकालेंगे, यहां से यहां का निकालेंगे, सबको प्लस करेंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। वर्क A से D कितना आया, देखिए A से लेकर D तक वर्क कितना आया, A से लेकर D तक डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, फोर्स किधर है, डाउनवर्ड लग रही, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, या वेट की फोर्स डाउनवर्ड, एंगल 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर A से D के अलॉन्ग जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, हम पहले निकाल चुके हैं। D से B कितना आया था, -mgh, -mgh आया था, ऐसे ही है। अब B से A कितना आया था,
बी से ए, यहां पर देखें वर्क ए से बी कितना आया माइनस एम जी एच, और बी से ए कितना आएगा प्लस एम जी एच। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप किधर हो रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहे हैं डाउनवर्ड हो रहा है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या वेट की फोर्स वो भी किधर है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, फोर्स भी डाउनवर्ड, एंगल जीरो, एंगल जीरो होगा तो यहां पर क्या आएगा प्लस एम जी एच कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहां पर कॉस 0 1, तो मैं यहीं पर डायरेक्ट इसको कर रहा हूं, यहां से ये खत्म। अब एम जी से गए तो माइनस एम जी प्लस एम जी, ये 0 हो गया बल्कि, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0, तो वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। सही है, या आप एक और तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, आप अपने पास से कोई क्लोज पाथ ले लें। क्लोज पाथ किस तरह का लें, यहां से इधर जाएं, यहां से इधर जाएं, यहां से इधर जाएं, यहां से इधर जाएं, तो ए डी बी या ए बी सी और डी, ठीक है, तो डब्ल्यू ए बी सी डी। आप इसका ए से बी का निकालें, वर्क ए से बी प्लस वर्क बी से सी प्लस वर्क सी से डी प्लस वर्क डी से ए, तो सबका अलग अलग निकाल लें। अब यहां पर कितना आएगा ए से बी, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स नीचे, एंगल 90 डिग्री और कॉस 90 0 हो जाता है, तो यहां पर 0। यहां पर बी से सी कितना आएगा, बी से सी जाते हुए डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड, एंगल 180 डिग्री, तो आएगा कितना 180 कॉस 180 -1 होता है, तो यहां पर माइनस एम जी एच आ जाएगा, प्लस सी से डी, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, एंगल 90 डिग्री और कॉस 90 0 होता है, तो यहां पर भी 0, प्लस डी से ए है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब यहां से चला यहां पे गया, यहां पे गया, अब यहां पर आए, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड, या वेट की फोर्स वो भी डाउनवर्ड, तो एंगल 0 डिग्री और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहां पर आ जाएगा एम जी एच आ जाएगा। तो फिर से 0 और वर्क ए बी सी डी, ये क्या आ गया 0 आ गया, यानी वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0 हमेशा, और यही कंजर्वेटिव फील्ड का असूल है। अब कंजर्वेटिव फील्ड कौन कौन सी होती हैं, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये तो कंजर्वेटिव फील्ड है, अभी हमने देखा ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।